हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर के। जो हमारा सीरीज चल रही थी उसमें अभी तक हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, और अब इसमें हम करने वाले हैं जो हमारा 2 नंबर के और 3 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो समझे किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग हर एक क्वेश्चन किसी न किसी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संख्या 3825 के गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो आपको जो नॉर्मल 3825 के गुणनखंड आते हैं तो आप वहां से इसको करना स्टार्ट करें। फिर गुणनखंड वृक्ष कैसे बनेगा वो बात में बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक तरह से रफ वर्क कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो भाग जो देंगे, तो भाग क्या 3 का भाग जा रहा है, देखे देखते हैं। तीन एकन 3, 3 दूनी 6, बची 2, 3 सत्ते 21, बची 1 और 3 पंजे 15। तो चला गया भाग। फिर से देखते हैं क्या 3 का भाग जा रहा है, तो 3 चौके 12 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ 1 बचेगा तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। क्या अब 3 का भाग वापस जा रहा है क्या? फिर 3 का भाग देख लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और फिर भाग देंगे तो नहीं जा पा रहा है। तो अब 3 का भाग ना देखे, अब किसका भाग देंगे हम? अब देंगे हम 5 का भाग। तो जब हम 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 अट्ठे 40 और बची यहाँ पे 2, 5 25। तो यहाँ पे फिर से हम 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 17, और फिर 17 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1। अब हमें बनाना है गुणनखंड वृक्ष। तो गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर लिख लो 3825। तो ये 3825 में पहले हमने किसका भाग दिया? 3 का भाग दिया। 3 का भाग देने के बाद बचा हमारे पास क्या है, भाग देने के बाद हम पे आ गया 1275। अब 1275 में वापस हमने किसका भाग दिया? 3 का भाग दिया। और 3 का भाग देने पर हमें क्या मिला? यहाँ पे मिल गया हमें 425। तो यहाँ पे लिख देंगे 425। अब 425 में हमने 5 का भाग दिया। 5 का भाग देने पर हमारे पास बचा वो है 85, और अब उस 85 में भी हमने 5 का भाग दिया तो हमारे पास बचा यहाँ पे 17। तो ये हमारा एक गुणनखंड वृक्ष हो गया, इसी को हम गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं। इस तरह से अगर हम गुणनखंडों को लिख देते हैं तो गुणनखंड वृक्ष बन जाएगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट कर दोगे तो 2019 में पूछा गया है, 2 अंक का ये क्वेश्चन था, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाते। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये जो 4 की घात n है, जैसे 4 पे घात 1 लगाएं, 4 पे घात 2 लगाएं, 4 पे घात 3 लगाएं, 4 पे घात 4 लगाएं, तो ऐसा करते जाएं तो क्या कभी भी अंक 0 पर समाप्त हो पाएगा? तो अब ऐसे बार बार घात लगा के तो हम देखेंगे नहीं। तो क्या करें इसको करने के लिए? तो इसका सॉल्यूशन जो होगा उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होती है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो इन सब के अंदर एक खास बात होती है कि इनके जो गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 दोनों ही आएंगे। ठीक है, तो जिन संख्याओं में 2 और 5 दोनों हो अभाज्य गुणनखंड में, जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों आए, केवल वही संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं, बाकी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब यहाँ पे 0 पर समाप्त होने के लिए हमें क्या चाहिए? इस 4 के गुणनखंड करके देखेंगे। तो जो 4 के गुणनखंड होंगे वो क्या होगा? 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2। तो इसमें 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि केवल पहली चीज आती है हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आंसर आएगा हमारा कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि केवल वही संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों आए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। 2 अंक का क्वेश्चन था तो आप इसको सॉल्व करते
इस तरह से लिख देते। इतना देखो, ये जो मैं समझाने के लिए आपको इतनी चीजें लिख रहा हूँ, ये जो लिखी हुई है ये हमारे उसका पार्ट नहीं है आंसर का। आंसर का पार्ट ना होने का मतलब ये है कि जब आप आंसर शीट में आंसर लिखेंगे तो ये सारी चीजें नहीं लिखनी है आपको, केवल जो आंसर मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ वो लिखना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आ पाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे। क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व कर लेने से तो कुछ नहीं होगा जब तक कि हमें यही ना पता चले कि इस क्वेश्चन को करने से हमने सीखा क्या। तो हमें चीजों का मतलब सीखना है, ना कि हमें क्वेश्चनों को रटना है। तो रटने पर ना ध्यान देके हम सीखने पे ध्यान देने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बताता चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,520 का लासा यानी कि एलसीएम और मासा यानी कि एचसीएफ निकालो। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है तो सबसे पहले भाई रफ वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा। वो रफ वर्क क्या हो जाएगा हमारा कि हम 2520 के गुणनखंड कर लें। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देते हैं, 1 2 6 0। फिर 2 का भाग जा रहा है तो 6 3 0। फिर 2 का भाग जा रहा है तो ये आ जाएगा 3 1 5। अब 3 का भाग जा रहा है तो 105। फिर 3 का भाग जा रहा है तो 3 और 5। फिर 5 का भाग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7। और फिर 7 का भाग जाएगा, आ जाएगा 1। तो अब इसको लिख लेते हैं। तो हम 2520 को क्या लिख सकते हैं, 2520 को लिखा जा सकता है कि ये 2 आया इसमें 3 बार तो 2 की घात 3 इंटू फिर आया 3 तो 3 की घात कितनी आ जाएंगी, 3 की घात 2 और 5 आया एक बार और एक बार आया 7। ऐसी ही अगली जो संख्या है वो है हमारी 10,530। तो 10,530 के 30 इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, फिर जाएगा यहाँ पे 2 बार, फिर 6 और फिर आ जाएगा 5। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग जा रहा है यहाँ पे 1 बची 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 पंजे 15 और फिर 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15 बची 2, फिर 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। फिर क्या वापस 3 का भाग जा रहा है तो देख लेते हैं। अगर हम 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 एकन 3 बची 2 और यहाँ आ जाएगा 3 निम्मा 27 बची 1 और 3 पंजे 15 चला गया। अब क्या वापस हमारा 3 का भाग जा रहा है क्या, तो फिर 3 का भाग देंगे तो 3 छक्के 18 बची 1 3 पंजे 65। अब 3 का भाग नहीं जा रहा तो अब 5 का भाग देंगे तो 5 एकन 5 5 15 और फिर 13 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। तो ऐसे ही हम 10,530 को क्या लिख सकते हैं, 10,530। तो यहाँ पे 2 की घातें कितनी आई, तो 2 एक ही बार आया है तो 2 की घात 1 आ जाएगी इंटू 3 कितनी बार आया है तो 3 आया है यहाँ पे 4 बार तो 3 की घात आ जाएगी यहाँ पे 4। फिर आया है 5 और फिर आया है हमारा 13। 5 एक ही बार आया, 13 भी एक बार आया। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारा क्या होता है तरीका कि जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर और जो शेष बचेगा वो पूरा का पूरा। तो 5 और बचा क्या, 7 बचा और 13 बचा। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 81, यहाँ आ जाएगा 5 सत्ते 35 और इंटू 13। तो इन सब संख्याओं का गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद हमें संख्या मिल जाएगी 2,94,840। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन लेना। तो कॉमन लेते हैं इन दोनों ही संख्याओं में से, ठीक है। मासा ज्ञात करने के लिए यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 है तो कॉमन आया 2। ऐसे यहाँ 3 की घात 2 या 3 की घात 4 है तो इंटू में 3 की घात 2 कॉमन आ गया। इंटू करेंगे तो 5 और कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 5। तो 9 पंजे 45, 45 दूनी 90। तो आंसर हमारा आ जाएगा 90। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने थे तो ये हमारा करने का तरीका हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मासा और लासा ज्ञात करो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 होता है 2 इंटू 3
ठीक है। अगर हमें 72 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36, 18, 9, 3 और 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड क्या आ जाएंगे 72 के, तो 72 को हम लिख सकते हैं 72 इक्वल टू 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। ठीक है, अब इसी तरह से अगली संख्या 120, और अगर हम 120 की गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 60, 2 का भाग देंगे फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, फिर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15, फिर 3 का भाग देंगे तो 5 और 5 का भाग देंगे तो 1। तो यहाँ पे 120 आ गया है। इस 120 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, तो 2 की घात 3 आ गया और 3 की घात 2 आ गया, बचा क्या 5, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 8 निम्मा 72 इंटू 5, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, तो 360 एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना होता तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन लेना, तो कॉमन ले लो इसमें से, एक तो 2 कॉमन आ रहा है तीनों ही संख्याओं में, इंटू एक हमारा 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 और 3 कॉमन आ गया तो एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 6। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कठिन नहीं आते, आपको बस क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखनी है, स्टेप को नहीं खाना है। भले ही आपको आ रहा है, भले ही आप पहले ही देख के बता पा रहे हो कि इसका एचसीएफ जो आएगा वो 6 आएगा, पर उसके बावजूद भी हमें सारी चीजें सॉल्व करके बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि 867 और 255 का लासा ज्ञात करो, तो 867 और 255 का मासा ज्ञात करो। तो दोनों ही जो क्वेश्चन है वो 867 और 255 के लिए हैं। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम 867 के गुणनखंड करें तो 867 से गुणनखंड करने पे हमारे पास आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 2, 8, 9, 289 बार जाएगा। फिर हम 17 का भाग जाएगा सीधा, क्योंकि 17 का वर्ग होता है। ठीक है, 17 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हम 867 को लिख सकते हैं 3 इंटू 17 की घात 2। ऐसी अगली संख्या है 255। अगर हम 255 की गुणनखंड करेंगे तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देने पे यहाँ आ जाएगा 8, 5 85, फिर 5 का भाग देंगे तो 17 और 17 का भाग देंगे तो 1। तो यहाँ पे 255 जो है उस 255 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 17। अब पूछा क्या गया है, एक तो एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है इसको लिख लो, और जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, और जो शेष बचा वो पूरा। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 289 इंटू 5, और अगर हम इनका गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पे हमारे पास आ जाएगा 4335। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें यहीं पे एचसीएफ निकालना होता तो कॉमन लेते, कॉमन एक तो 3 आ रहा है और कॉमन आ रहा है 17, तो 17 थी 51, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह से हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। छठवां क्वेश्चन जो है ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया गया है कि एचसीएफ 99 और 153 का 9 है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं के लिए संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, अब संख्याएं हमारी क्या है 99 और 153, और इक्वल टू हमें जो दिया गया है उसमें से हमें क्या पता है एचसीएफ पता है, एलसीएम निकालना है, तो ये एलसीएम इंटू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 99 इंटू 153, तो 99 गुणा 153/9, तो 9 से ये कट जाएगा 11 बार। ठीक है, और 11 के इसमें गुणा कर देंगे तो 11 × 33, हाथ से लाई 3, 11 × 5 55 और 3 58, हाथ से लाई 5, 11 × 11, 11 और 5 16, तो 1683 हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो निकालना एलसीएम ही था, आ गया। 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7वां जो सवाल है वो है कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि अगर हमें एचसीएफ दिया गया है तो एलसीएम फाइंड करिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तो क्वेश्चन को देख के पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व किया करो, सॉल्व नहीं करोगे मैथ नहीं आएगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है,
तो समझते हैं यहाँ पे कि HCF कैसे निकालेंगे। तो 255 HCF तो दिया ही, LCM निकालना सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो ये 2023 में पूछा गया था, तो पूरी संभावना है कि 2025 में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। 867 बराबर LCM हमें निकालना है, HCF दिया है 51, तो LCM बराबर आ जाएगा 255 इंटू 867 अपॉन 51। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं। देखो एक तो ये 3 से कट रहा है, 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 और 5 85 बार, और इसको 3 से काटेंगे तो ये 17 बार कट जाएगा, 17 पंजे 85। तो एलसीएम आ गया 5 इंटू 867, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4335। अभी थोड़ी देर पहले भी सेम यही संख्याओं वाला एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल भी चुके थे, तो मुझे याद भी है। तो आप भी थोड़ा सा इसी तरह अपने दिमाग को ओपन करने की कोशिश करो, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो और चीजें आपको रिमाइंड आती हैं। जब भी आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको लगने लगेगा ऑटोमेटिक ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए ही हैं अभी थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां सवाल है, ठीक है, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो समझो पहले क्वेश्चन को, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि सुबह की सैर में 3 व्यक्ति एक साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप दी गई है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम जो दिया गया उसको साथ ही साथ लिखते चलते हैं। तो कदमों की माप हमें दी गई है, ये है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, तीनों माप लिख ली हमने। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों से उस दूरी को तय कर सके। तो यानी कि हमें ये पूछा गया है कि अगर 3 व्यक्ति हैं वो एक साथ चल रहे हैं, तो अब एक साथ चलेंगे तो वो न्यूनतम दूरी बताओ कि जब ये चलें तो तीनों एक ही जगह पे पहुंचे, प्लस साथ ही साथ इनके जो कदम रखे, एक आदमी 40 सेंटीमीटर से कम का कदम नहीं रखेगा। तो जब 40-40 आए, तो जैसे ये 40 हो गया, 40 हो गया, इसने अगर 3 कदम चले तो 3 कदम चलने पे ये 120 पे आ गया। तो बाकी के भी उस समय पे कदम पूरे होने चाहिए, भले ही वो अलग हो सकते हैं। ये 3 कदम पे आया, बाकी हो सकता है किसी का 2 ही कदम हो पाए, किसी का 5 कदम हो जाए। तो इस तरह से हमें बताना है। तो यहाँ से देखो क्या फाइंड करना है हमें इसमें, ये सोचने के लिए कि पूरे पूरे कदम चलेंगे तब जब इस संख्या का हम उसमें डिवाइड करें, जो हमारे पास संख्या है उसमें भाग चला जाए, इसका भी चला जाए और इसका भी चला जाए, तभी पूरे कदम मिलेंगे। यानी कि इन तीनों ही संख्याओं से विभाजित एक संख्या चाहिए और वो छोटी से छोटी चाहिए। इसी चीज को हम बोलते हैं एलसीएम। यानी कि हमें फाइंड करना है एलसीएम किस किस का, 40, 42 और 45 का। तो अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम इनके गुणनखंड कर लेंगे। तो 40 के अगर हमें गुणनखंड करने हैं तो भाग देंगे 2 का, तो यहाँ आ जाएगा 20, फिर 2 का भाग देंगे तो 10, फिर 2 का भाग देंगे तो 5, फिर 5 का भाग देंगे तो 1। तो हम 40 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 5। ऐसे ही अगर हमें 42 के गुणनखंड करने हैं तो 42 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 21, 3 का देंगे तो 7 और 7 का देंगे तो 1। तो 42 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसी अगली संख्या है 45, 45 में 3 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 15 आएगा, सॉरी 15 आ जाएगा, और फिर से 3 का भाग देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 का देंगे तो 1। तो यहाँ पे 45 आ जाएगा हमारा 3 की घात 2 इंटू 5। निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, तो एक तो 2 की घात तो 3 आएगी, 3 की घात 2 आ जाएगी, 5 आ ही गया और बचा 7। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। और इन सब संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे संख्या आ जाएगी 2520। तो ये वो संख्या हो जाएगी जिसमें ये तीनों ही व्यक्ति अपने पूरे पूरे कदम चलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा कि किसी खेल मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही
स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये पूछा गया। तो समझो जैसे कि मान लो कि ये एक वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ पर रवि और सोनिया दोनों ही हैं। अब जो सोनिया है वो तो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी, वहीं पे जो रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो जब सोनिया वापस यहाँ आएगी तो रवि तो कहीं जब रवि यहाँ आ चुका होगा तो सोनिया कहीं पीछे रह जाएगी। अब दोबारा चक्कर लगाएगी तो सोनिया और पीछे रह जाएगी, यानी कि जो भी समय लगना है वो कुल समय इन दोनों के समय से अधिक लगना है। जो भी एक चक्कर लगाने में समय लगा रहे हैं उससे अधिक लगना है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आना है वो आंसर जो आएगा वो 18 और 12 दोनों से ही अधिक आएगा। तो हम इन दोनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे 12 और 18 का। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3 और 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की घात 2। तो अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो ये कितना आ जाएगा, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 यानी कि 4 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 36। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि दोनों एक ही स्थान पर आके 36 मिनट बाद फिर मिलेंगे। तो जब ये चलना स्टार्ट कर देंगे, दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, उसी हिसाब से दौड़ते रहेंगे तो 36 मिनट बाद वापस आके इसी जगह पर दोनों ही सोनिया और रवि दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरी तरफ से इस पे आप पहले से ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, क्योंकि हर बार हर साल कोई भी सेशन बना रहे, कोई भी सेट बना रहे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या। √2 की जगह पर √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है। करने का तरीका एक ही होता है। तो समझे इसे कैसे करेंगे। तो मान लिया हमने कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसमें विरोधाभास विधि लगती है। तो हम मान लेते हैं उल्टा जो दिया है उसका, कि ये एक परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है। तो परिमेय है तो √2 बराबर क्या आ जाएगा, a/b। मान लिया हमने इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। और सह अभाज्य संख्याओं की खासियत क्या होती है कि ये दोनों ही संख्याओं में केवल एक का ही भाग जाएगा, किसी और संख्या का दोनों में ही भाग नहीं जाएगा। अब ये जो लिख दिया हमने, तो ये भी हमने एक माना ही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर दें अगर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 बराबर a² / b²। तो यहाँ से हम a² = लिख सकते हैं 2b²। तो इस जगह से हमें ये पता चल गया कि 2 का भाग जब हमने a² में दिया होगा तो b² बार गया है, पूरा पूरा शेषफल बचा ही नहीं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि a² 2 से विभाजित है। और हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। तो इसका मतलब हो गया अतः a भी 2 से विभाजित होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो a है उसमें 2 का भाग चला जा रहा है। इसका मतलब जो a होगा वो कुछ ऐसे रूप का होगा 2k का। तो ये हमने मान लिया कि माना a को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। तो यहां से a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो अगर हम a का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2k² = 2b²। तो ये हो जाएगा 4k² = 2b²। तो b² = आ जाएगा 2k²। तो ये कुछ वैसे ही आ गया जैसा कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना हुआ था। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो b² है वो 2 से विभाजित है। अतः b भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब हम b में भी 2 का भाग पूरा पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें
पता चल गया कि ए में 2 का भाग जाता है, यहाँ से पता चल गया बी में 2 का भाग जाता है। और शुरुआत में हमने माना है कि ए और बी दोनों कैसी हैं, सहभाज्य संख्याएं। तो ये एक विरोध उत्पन्न हो गया कि या तो ये सहभाज्य नहीं है या दोनों ही संख्याएं 2 से विभाजित नहीं, क्योंकि सहभाज्य होंगी तो केवल एक का भाग जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अतः ए तथा बी दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हैं। जो इस बात का विरोध करता है कि ए तथा बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये विरोधाभास हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सॉल्यूशन को आप याद अगर कर लेते हो, समझ में तो आ ही गया होगा, मैंने समझाया आपको। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसके बाद √3 आ जाए, तो √3 आएगा तो जहां √2 आ रहा है वहां पे क्या लिखते जाएंगे, 3 आ जाएगा 2 की जगह पे, और सेम वही प्रोसेस करते जाएंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो √3 पर है। तो वो क्वेश्चन आप, ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे घर पे। और सॉल्व करने के, देखो ये भी 19 में आया है, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, हर साल आया है। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना √2 है। तो एक बार कर लोगे आप √2 को देखने के बाद इसे करोगे सॉल्व, तो आपको क्या होगा, अच्छी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ में आप रट नहीं सकते, आप चीजों को समझ सकते हैं। और समझ में आपको तभी आएगा जब उसे आप बार बार सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये उससे डिफरेंट है, ये 2 अंक में पूछा गया था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 3√2। तो मैं इसमें से एक को सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो 4 अंक में भी आ सकता है, 2 अंक में भी आ सकता है, और आ चुका है। तो मैं इस वाले को, पहले वाले को सॉल्व करता हूँ। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे कि माना 2 √3 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 √3 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो और अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2√3 b = a। और यहाँ से अगर हम √3 की वैल्यू फाइंड कर लें, तो √3 = आ जाएगा a/2b। अब ध्यान से देखो, तो ये a/b के फॉर्म में, मतलब p/q के फॉर्म में लिखी हुई है, भिन्न के रूप में लिखी हुई है। तो ये भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि a/2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती।
ये विरोधाभास हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है कि अंडर रूट दो एक सॉरी कि यहाँ पे है संख्या हमारी दो अंडर रूट तीन, दो अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है। तो ये हमने गलत अवधारणा ले ली थी, इसीलिए हमें ऐसा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से कह देंगे अतः दो अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है सेम ऐसा कैसे, देखो इसमें कुछ स्टेप्स कट हुए हैं पहले वाले कंपैरिजन में, तो सेम ऐसे ही आप घर पे बैठ के इस वाले को सॉल्व करें। ये भी आपका 4 नंबर का है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो एक न एक तो आएगा, या तो ये आएगा या इससे पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया 11th वाला, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। 13 क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। इसमें भी देखो 3 संख्याएं हैं और हर बार ये एग्जाम में आया है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब तो मुझे लगता है कि आप साथ साथ कर रहे होंगे तो आपको ये याद होने लग गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं इसमें बार बार, ठीक है। अपरिमेय संख्या है तो इसमें मान लेंगे कि माना 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर ए बट्टे बी, जहां ए तथा बी सह अभाज्य है, ठीक है। तो यहां से अंडर रूट 3 की अगर हम वैल्यू फाइंड कर लें तो ये आ जाएगा ए अपॉन बी माइनस 2, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो रूट 3 इक्वल टू आ जाएगा ए, देखो बी एलसीएम ए माइनस 2b। अब ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है तो सेम चीजें जो यहाँ पे लिखी हैं वही रिपीट कर देंगे कि एक तरफ तो हमारी क्या होगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, दूसरी तरफ परिमेय संख्या हो जाएगी, परंतु एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अतः 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो ये लाइन आप बैठ के आराम से लिख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन थे इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या संख्या, ये जो संख्या इतनी बड़ी लिखी दिखाई दे रही है, एक भाज्य संख्या है। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य का भाग भी चला जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, और एक से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अगर किसी संख्या से आप कॉमन लेते हो तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जैसे 2b प्लस 2a लिखा हुआ है तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने का मतलब हो गया दोनों ही संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, यानी कि इस पूरी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, ये मान के चलेंगे अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो अब देखो यहाँ पे इस संख्या को दो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 11, इसका मतलब 11 दोनों ही जगह पे, इधर वाली में भी है और इधर वाली में भी है, तो 11 पूरे में से कॉमन आ जाएगा। तो 11 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और प्लस 1, ठीक है। भाग दे दिया हमने एक तरह से 11 का, तो इसका मतलब ये हो गया कि 11 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अतः यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, और अगर ये पूर्णतः विभाजित है
तो यह क्या हो जाएगी, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इस तरह से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अगला है कि क्या परिमेय संख्या ये जो लिखी हुई है का दशमलव प्रसार 4 दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। देखो इसको वैसे तो कायदे से इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, पर बाई चांस आ जाए तो आपको क्या याद रखना है कि मान लो कोई भी परिमेय संख्या है जो p बट्टे q के रूप में लिखी हुई है, तो जो नीचे लिखा हुआ है q, इसके हम क्या करेंगे, इसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है तो समझ लेना इसको। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझो कि अकेला 2 आए, मतलब और कोई आई नहीं रहा, केवल 2 ही आ रहे हैं। जैसे 32 होता तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखते, ऐसे ही या अकेला 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 तो हैं लेकिन उनके साथ कोई और संख्या और आगे नीचे क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में, तो हम कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। अशांत आवर्ती कब होगा, जब 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का ना हो, तो ये हो जाएगा हमारा अशांत आवर्ती। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे इसे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें दशमलव प्रसार पूछा है इसमें नीचे क्या 1250 है, तो हम 1250 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे कि 1250 के गुणनखंड करने पे क्या आएगा। 2 का भाग जा रहा है 6, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5, फिर 5 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 2 5, फिर 5 का भाग देंगे तो 25, फिर 5 का देंगे तो 5 और फिर 5 का देंगे तो 1। यानी कि ये जो संख्या हमारी लिखी हुई है 14,587 बट्टे में 1250, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 14,587 बट्टे 2 इंटू 5 की घात 4। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों आए, इसका मतलब जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। इसका मतलब दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो रुकेंगे। तो अब इसको सीधा सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे कि 14,587 बट्टे 2 इंटू 5 की घात 4, अगर यहाँ 2 है उसकी घात भी 4 होती तो नीचे 10 आ जाता, 10 की घात 4 हो जाती हो, और 10 की घात 4 होने पे हम इजीली ऊपर बता सकते हैं कि 4 अंकों बाद रुक जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 2 की घात 3 का ऊपर और 2 की घात 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 14,587 इंटू 8 बट्टे 10 की घात 4, यानी कि 10 पे कितने जीरो लगा देंगे 4, तो ये दशमलव के 4 अंक बाद इसका मतलब जो दशमलव है वो 4 अंक बाद इधर लगेगा। तो उसमें पूछा भी यही गया है कि 4 अंकों के बाद क्या इसका प्रसार होगा, 4 स्थानों बाद ये समाप्त हो जाएगा, ये पूछा है। तो हम यहाँ से कह देंगे अतः यह दशमलव के 4 स्थानों बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करने का इसको तरीका होता है, पैटर्न है। तो ये पैटर्न फॉलो करके आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट, जितने भी अच्छे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे जो 2 अंक के और 4 अंक के पूछे जाते हैं वो। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं उन्हें अभी मैं नहीं ले रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी तुम्हारी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें। कोई डाउट रह जा रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। कोई और क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इससे इंपोर्टेंट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।